तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम घटना चक्र पूर्वावलोकन राज्य व्यवस्था के अगले अध्याय संसदीय अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था? ए 1951 में, बी 1954 में, सी 1964 में, डी 1956 में। तो इसका सही उत्तर बी होगा 1954 में। आइए व्याख्या देखते हैं। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट वर्ष 1954 में अधिनियमित तथा सर्वप्रथम 1 जून 1955 को प्रभावी हुआ था। अगले प्रश्न को देखते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध हैं। ए संज्ञेय तथा अजमानती, बी संज्ञेय तथा संक्षेप्ता विचारणीय, सी असंज्ञेय तथा जमानती, डी असंज्ञेय तथा समनीय। तो इसका सही उत्तर बी होगा संज्ञेय तथा संक्षिप्त विचारणीय। व्याख्या देखते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 15 के अनुसार सभी अपराध संज्ञेय तथा संक्षेप्तः विचारणीय प्रकृति के होंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा महानगरों के मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाता है? ए सत्र न्यायालय, बी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, सी द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, डी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो इसका सही उत्तर बी होगा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। अगले प्रश्न को देखते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण नियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध हैं। ए संज्ञेय तथा संक्षेप्ता विचारणीय, बी संज्ञेय तथा असमनीय, सी असंज्ञेय तथा जमानती, डी असंज्ञेय तथा समनीय। तो इसका सही उत्तर ए और बी दोनों हो जाएंगे, संज्ञेय तथा संक्षेप्ता विचारणीय तथा असमनीय। आइए व्याख्या देखते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण नियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध संज्ञेय तथा संक्षेप्ता विचारणीय और संज्ञेय तथा असमनीय हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी अपराध हैं। ए संज्ञेय, बी जमानती, सी समनीय, डी कारावास तथा जुर्माना दोनों से दंडनीय। तो इसमें हमारा सही उत्तर ए और डी दोनों होंगे, संज्ञेय तथा कारावास तथा जुर्माना दोनों से दंडनीय। व्याख्या देखते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 15(1) के तहत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय हर अपराध संज्ञेय होगा। इस अधिनियम में दोषी व्यक्तियों के लिए कारावास और जुर्माने दोनों का प्रावधान है। अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है, तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? ए धारा 4, बी धारा 5, सी धारा 6, डी धारा 7। तो इसका सही उत्तर बी होगा धारा 5। यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय, शिक्षा संस्थान या छात्रावास जो जनसाधारण या उसके किसी विभाग के फायदे के लिए स्थापित हो या चलाया जाता हो, प्रवेश से इनकार करता है, तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 5 के अंतर्गत दंडनीय है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति का उपबंध किया गया है? ए धारा 10, बी धारा 10 का, सी धारा 14, डी धारा 14 का। तो इसका सही उत्तर बी होगा धारा 10 का। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 10 का के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति का उपबंध किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है। ए संपूर्ण भारत पर, बी अनुसूचित क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत पर, सी जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर, डी संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमन तथा दीव के सिवाय संपूर्ण भारत पर। तो इसका सही उत्तर ये होगा संपूर्ण भारत पर। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 1(2) के अनुसार इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार है। ए संपूर्ण भारत पर, बी जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़ संपूर्ण भारत पर, सी केंद्र शासित प्रदेशों पर,
डी केवल जम्मू और कश्मीर राज्य पर। तो इसका सही उत्तर ए होगा संपूर्ण भारत पर। अगले प्रश्न को देखते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध का उपबंध किया गया है? ए धारा 10, बी धारा 12, सी धारा 14, डी धारा 16। तो इसका सही उत्तर सी होगा धारा 14। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 14 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध ऑफेंस बाय कंपनीज का उपबंध किया गया है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कौन उत्तरदायी होता है? ए निदेशक, बी प्रबंधक, सी सचिव, डी उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा सही उत्तर डी होगा उपरोक्त सभी। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 14(1) के अनुसार यदि इस अधिनियम के तहत अपराध करने वाला व्यक्ति कंपनी हो तो हर ऐसा व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भार साधक और उस कंपनी के प्रति उत्तरदायी था, उस अपराध का दोषी समझा जाएगा। धारा 14(2) के अनुसार जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कंपनी के किसी निदेशक या प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति से किया गया हो, वहां वे भी उस अपराध के दोषी समझे जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारणा करेगा कि अपराध अस्पृश्यता के आधार पर कारित किया गया है? ए जब यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित है, बी जब यह केवल अनुसूचित जनजाति के सदस्य से संबंधित है, सी जब यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के सदस्यों से संबंधित है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ए होगा जब यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित है। व्याख्या देखते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अनुसार जहां इस अधिनियम के अधीन अपराध घटित करने वाला कोई कार्य अनुसूचित जाति के संबंध में किया जाए, वहां जब तक कि प्रतिकूल साबित न किया जाए, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि वह कार्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध घटित नहीं होगा जबकि ए अभियुक्त का कार्य जनसाधारण के किसी अनुभाग के व्यक्तियों के फायदे के लिए सृष्ट एक पूर्व न्याय के अधीन फायदे के उपभोग करने के संबंध में है, बी अभियुक्त का कार्य अलंकारों के उपयोग करने के संबंध में है, सी अभियुक्त के अपराध कारित करने में सक्षम नहीं होने से है, डी अभियुक्त और परिवादी पीड़ित समान सामाजिक समूह से हैं। तो इसका सही उत्तर डी होगा अभियुक्त और परिवादी पीड़ित समान सामाजिक समूह से हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध घटित नहीं होगा जबकि अभियुक्त और परिवादी पीड़ित समान सामाजिक समूह से हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध घटित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध के संबंध में किया गया है? ए अनुसूचित जाति के सदस्य, बी अनुसूचित जनजाति के सदस्य, सी किसी भी समुदाय के सदस्य, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ये होगा अनुसूचित जाति के सदस्य। आइए व्याख्या देखते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के तहत न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध घटित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया है। अस्पृश्यता का उन्मूलन संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सद्भावनापूर्व की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया है? ए धारा 16 का, बी धारा 15 का, सी धारा 16 का, डी धारा 14 का। तो इसका सही उत्तर डी होगा धारा 14 का। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 14 के अंतर्गत सद्भावनापूर्व की गई कार्रवाइयों के संरक्षण का उपबंध किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955, बी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, सी 73वां संविधान संशोधन शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण, डी सती निरोध अधिनियम 1987। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन सी हो जाएगा। सी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। आइए व्याख्या देखते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में तथा सती निरोध अधिनियम 1987 में लागू हुआ।
शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण 73वें नहीं बल्कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में भारतीय शस्त्र अधिनियम, शाही पद अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, और सूची 2 में 1876, 1878, 1869, 1861 दिया गया है। आइए इसका मिलान देख लेते हैं। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन डी होगा, 2, 1, 4, 3। व्याख्या देखते हैं। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में, शाही पद अधिनियम 1876 में, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में लागू हुए थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है। ए 20 सितंबर 2005 को, बी 30 सितंबर 2006 को, सी 10 अक्टूबर 2006 को, डी 26 अक्टूबर 2006 को। तो इसका सही उत्तर डी होगा, 26 अक्टूबर 2006 को। महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया, जिसे राष्ट्रपति की सहमति 13 सितंबर 2005 को मिली तथा 26 अक्टूबर 2006 से इसे संपूर्ण भारत में लागू किया गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? ए मीसा, बी एंटी डाउरी एक्ट, सी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, डी प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट। तो इसका सही उत्तर ए होगा, मीसा। व्याख्या देखते हैं। मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट नामक आंतरिक सुरक्षा अधिनियम वर्ष 1971 में बना तथा 1977 में निरस्त कर दिया गया। यह आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में बनाया गया अधिनियम था। यह सामाजिक अधिनियम नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों, विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला, उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है। दूसरा, यदि उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करता है तो उसे इसके लिए कोई फीस देनी नहीं होती। तीसरा, उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर सी होगा, केवल 1 और 3। ये व्याख्या देखते हैं। वर्ष 1986 में संसद द्वारा उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया। इसके तहत उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है। उपभोक्ता गड़बड़ी पाए जाने पर उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। इसके लिए उसे निर्धारित फीस देनी पड़ती है। यदि उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है तो उसके वैधानिक उत्तराधिकारी को यह अधिकार है कि वह उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करा सके। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ? ए 1952 में, बी 1924 में, सी 1871 में, डी 1911 में। तो इसका सही उत्तर सी होगा, 1871 में। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में अधिनियमित हुआ। यह प्रारंभ में उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्र में लागू हुआ। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ। ए 1 जुलाई 1989 को, बी 30 जनवरी 1990 को, सी 30 जुलाई 1989 को, डी 1 जनवरी 1990 को। तो इसका सही उत्तर बी होगा, 30 जनवरी 1990 को। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को राष्ट्रपति द्वारा 11 सितंबर 1989 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। यह अधिनियम 30 जनवरी 1990 को पवित्र हुआ। अगले प्रश्न को देखते हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया? ए अधिनियम 1990, बी अधिनियम 1989, सी अधिनियम 1992, डी अधिनियम 1991। तो इसका सही उत्तर बी होगा, अधिनियम 1989। अगले प्रश्न को देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं? ए 18, बी 22, सी 23, डी 27। तो इसका सही उत्तर सी होगा, 23।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में कुल 23 धाराएं हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां किसे या किन्हें प्राप्त हैं? ए राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी दोनों ए और बी, डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही उत्तर बी होगा केंद्र सरकार। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 23 इस अधिनियम के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है। इस अधिनियम की धारा 23(1) के अनुसार केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है? ए धारा 2 ख, बी धारा 2 ख ग, सी धारा 2 ख च, डी धारा 2 ख छ। इसका सही उत्तर भी होगा धारा 2 ख ग। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में 2016 के संशोधन द्वारा अंतः स्थापित धारा 2 ख ग में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम दंड का प्रावधान है। ए 3 माह, बी 6 माह, सी 1 वर्ष, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर सी होगा 1 वर्ष। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन कोई लोक सेवक द्वारा धारा 3(2)(7) के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम 1 वर्ष का दंड प्रावधान है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है? ए 14, बी 17, सी 21(1), डी 21(3). तो इसका सही उत्तर ए होगा 14। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के अध्याय 4 की धारा 14(1) में शीघ्र न्याय एवं परीक्षण के लिए एक या अधिक जिलों में एक विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है, जबकि धारा 15 में विशेष लोक अभियोजक की व्यवस्था की गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है। ए राज्यपाल, बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी संबंधित जिले के सत्र न्यायाधीश, डी विधि मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर भी होगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। व्याख्या देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 14(1) के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन है। ए शीघ्र विचारण, बी समयबद्ध विचारण, सी पीड़ित के लिए विशेष सुविधा, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर ए होगा शीघ्र विचारण। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 14(1) के अनुसार सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन शीघ्र विचारण है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है। ए केवल तथ्यों के संबंध में, बी केवल विधि के संबंध में, सी तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर सी होगा तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 14 के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी किसी विशेष न्यायालय या किसी अनन्य विशेष न्यायालय में किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश जो अंतर्वर्ती आदेश नहीं है के विरुद्ध अपीलें तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में उच्च न्यायालय में होंगी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान है जो निम्न में से किस एक सिद्धांत पर आधारित है। ए पृथक्करणीयता का सिद्धांत, बी अधिमानी स्थिति का सिद्धांत, सी संरक्षा विभेद का सिद्धांत,
डी सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर सी होगा संरक्षा विभेद का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर सी होगा संरक्षा विभेद का सिद्धांत। आइए व्याख्या देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 संरक्षा विभेद के सिद्धांत पर आधारित है। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 15 में दी गई व्यवस्था के क्रियान्वयन के संदर्भ में है। इस अनुच्छेद से संरक्षा विभेद का सिद्धांत निर्गत होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति किसे है? ए जिला मजिस्ट्रेट, बी राज्य सरकार, सी विशेष न्यायालय, डी उच्च न्यायालय। तो इसका सही उत्तर बी होगा राज्य सरकार। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 16 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति राज्य सरकार को है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध अभियोजन में न्यायालय निम्न में से क्या उपधारित कर सकता है? ए दुष्प्रेषण, बी सामान्य आशय, सी सामान्य उद्देश्य, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर डी होगा उपरोक्त सभी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 8 के अधीन अपराध अभियोजन में न्यायालय दुष्प्रेरण, सामान्य आशय, सामान्य उद्देश्य को उपधारित कर सकता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना उपबंधित है? ए धारा 12, बी धारा 10, सी धारा 6, डी धारा 8। तो इसका सही उत्तर सी होगा धारा 6। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 6 में भारतीय दंड संहिता की कुछ धाराओं को लागू किए जाने का प्रावधान है। इसके तहत भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 एवं 149 के उपबंध तथा भारतीय दंड संहिता का अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5 का तथा अध्याय 23 के उपबंध लागू होंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी कितने दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा? ए 15, बी 20, सी 25, डी 30। तो इसमें अभी कोई विकल्प सही मेल नहीं खाता। ये व्याख्या देखते हैं। वर्ष 1995 के तत्संबंधी नियमों के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी द्वारा 30 दिन के भीतर जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को सौंपने का प्रावधान था, जिसे पुलिस अधीक्षक राज्य के पुलिस महानिदेशक को तत्काल अग्रसारित करता था। वर्ष 2016 में इन नियमों में संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया कि ऐसे अपराधों के लिए जांच अधिकारी उच्च प्राथमिकता पर जांच पूरी करेगा, पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो बाद में रिपोर्ट को तुरंत राज्य सरकार को, पुलिस महानिदेशक या पुलिस आयुक्त को भेजेगा, और संबद्ध पुलिस थाने का भार साधक 60 दिन की अवधि, इस अवधि में जांच की अवधि भी सम्मिलित है, के भीतर विशेष न्यायालय या अन्य विशेष न्यायालय में आरोप पत्र फाइल करेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन निम्न में से क्या पूर्णतः निषिद्ध है? ए गिरफ्तारी पूर्व जमानत, बी गिरफ्तारी पश्चात जमानत, सी परिवीक्षा का लाभ, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर ए होगा गिरफ्तारी पूर्व जमानत। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन गिरफ्तारी पूर्व जमानत पूर्णतः निषिद्ध है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के निम्नलिखित में से किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है? ए धारा 16, बी धारा 17, सी धारा 18, डी धारा 19। तो इसका सही उत्तर सी होगा धारा 18। धारा 18 में प्रावधान है कि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 में अग्रिम जमानत दिए जाने का प्रावधान है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो रैंक से कम का न हो। ए उपनिरीक्षक, बी निरीक्षक,
सी उप अधीक्षक, डी अधीक्षक। तो इसका सही उत्तर सी होगा, उप अधीक्षक। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1989 की क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार द्वारा 1995 में बनाए गए नियमों के अंतर्गत नियम 7(1) के तहत इस अधिनियम के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो उप अधीक्षक यानी डिप्टी एसपी रैंक से कम का न हो। निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय को नहीं दी गई है? ए, किसी अपराध के दोष सिद्ध अभियुक्त की संपत्ति का संपहरण। बी, पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना। सी, ऐसे व्यक्ति को किसी क्षेत्र से हटाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है। डी, ऐसे व्यक्ति का माप और फोटोग्राफ लेना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना हो। तो इसका सही उत्तर भी होगा, पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना। अगले प्रश्न को देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1989 के अधीन विशेष न्यायालय इनमें से कौन सी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता? ए, व्यक्ति को हटाया जाना। बी, संपत्ति का संपहरण। सी, व्यक्ति का माप लिया जाना। डी, सामूहिक जुर्माना आरोपित करना। तो इसका सही उत्तर डी होगा, सामूहिक जुर्माना आरोपित करना। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1989 के अधीन विशेष न्यायालय दिए गए विकल्पों में से सामूहिक जुर्माना आरोपित करने की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। धारा 16 के तहत सामूहिक जुर्माना आरोपित करने और वसूलने की शक्ति राज्य सरकार को प्राप्त है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1989 के अधीन अपराध के लिए अभियोजन में अभियुक्त अपने बचाव में अभिभाषक नहीं ले सकता कि ए, कार्य निजी प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग किया गया था। बी, वह भी पीड़ित जाति का है। सी, कार्य से इतनी थोड़ी अपमानी हुई जो शिकायत का विषय नहीं हो सकता। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ए और सी दोनों सही होंगे क्योंकि अभिभाषक नहीं ले सकता के स्थान पर ले सकता होता है तो बी हमारा ऑप्शन होता है। यह प्रश्न गलत दिया गया है। एमपी लोक सेवा आयोग में इसमें बोनस अंक प्रदान किया गया था। ये अगले प्रश्न को देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1989 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है जादू टोना करने या डायन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यंत्रणा देगा, वह किस अवधि के कारावास से दंडित होगा? ए, जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से। बी, जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी और जुर्माने से। सी, जिसकी अवधि 1 वर्ष की होगी और जुर्माने से। डी, जिसकी अवधि 5 वर्ष की होगी और जुर्माने से। तो इसका सही उत्तर ए होगा, जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से। व्याख्या देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(1) ZB के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है जादू टोना करने या डायन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यंत्रणा देगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा कारित किया जाता है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। बी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण के अधिनियम की धारा 14(1) में स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय धारा 2(ग) में परिभाषित है। सी, पीड़ित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 2(ग) और (ग) में परिभाषित है। डी, आश्रित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 2(ख) में परिभाषित है। तो इसमें हमारा कथन बी असत्य है, शेष कथन सत्य हैं। तो इस प्रकार हमारा सही ऑप्शन बी होगा। आइए व्याख्या देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 14 की उपधारा 1 में स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय धारा 2(ख) में परिभाषित है, जबकि धारा 2
घ विशेष न्यायालय से धारा 14 में विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कोई सेशन न्यायालय अभिप्रेत है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति के गठन का उपबंध किया गया है? ए धारा 18, बी धारा 19, सी धारा 17, डी धारा 16। तो इसका सही उत्तर सी होगा, धारा 17। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995 की धारा 17 में जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति का गठन का उपबंध किया गया है। इसमें प्रावधान है कि प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपने जिले में जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति का गठन इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए व पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध किया गया है? ए धारा 18, बी धारा 20, सी धारा 22, डी धारा 24। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 18। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995 की धारा 18 के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध किया गया है। इसके अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष 31 मार्च से पहले केंद्र सरकार को अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए उपायों और इसके द्वारा पिछले कैलेंडर वर्षों के दौरान तैयार की गई विभिन्न स्कीमों योजनाओं के बारे में रिपोर्ट अग्रेसित करेगी। अगले प्रश्न को देखते हैं। सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? ए सुशासन प्रदान करना, बी पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, सी जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना, डी जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त करना। तो इसका सही उत्तर सी होगा, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना। पंचायतें अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 का उद्देश्य है कि अनुसूचित क्षेत्रों में पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से सुशासन स्थापित करना, जिसके पारंपरिक अधिकारों की रक्षा हो सके तथा जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त किया जा सके। इस अधिनियम में यह प्रावधान नहीं है कि जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण किया जाए। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान हुई। ए 15 मई 2005 को, बी 5 जून 2005 को, सी 15 जून 2005 को, डी 12 अक्टूबर 2005 को। तो इसका सही उत्तर सी होगा, 15 जून 2005 को। आइए व्याख्या देखते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम को संसद द्वारा पारित, लोकसभा द्वारा 11 मई 2005 को तथा राज्यसभा द्वारा 12 मई 2005 को होने के बाद 15 जून 2005 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा अधिनियम की कुछ धाराएं तत्काल प्रभावी हुई थीं, जबकि शेष अधिनियम इसके अधिनियमित होने के 120 दिन पश्चात 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी हुआ। यह एक विधिक अधिकार है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि वह सार्वजनिक संस्थानों से आवश्यक सूचना मांग सके और न मिलने पर अपील कर सके। उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19(1) का में प्रदत्त वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के मूल अधिकार में निहित माना है। तथापि यह संविधान में उल्लिखित न होने के कारण संवैधानिक अधिकार नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियमित हुआ वर्ष? ए 2001 में, बी 2004 में, सी 2005 में, डी 2002 में। तो इसका सही उत्तर सी होगा, 2005 में। अगले प्रश्न को देखते हैं। सूचना के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह एक राजनीतिक अधिकार है, बी यह एक संवैधानिक अधिकार है, सी यह एक विधिक अधिकार है, डी यह एक सामाजिक अधिकार है। तो इसका सही उत्तर सी होगा, यह एक विधिक अधिकार है। अगला प्रश्न। सूचना का अधिकार ए एक मूल अधिकार है, बी एक विधिक अधिकार है, सी दोनों ए तथा बी, डी न तो एक न ही बी। तो इसका सही उत्तर सी होगा, दोनों ए तथा बी। सूचना का अधिकार वर्ष 2005 के संसदीय अधिनियम के तहत एक विधिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णय में संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत प्रदत्त वाक स्वातंत्र्य एवं अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के मूल अधिकार में निहित माना है। इस आधार पर यह केवल एक ही विकल्प का चयन करना हो तो विधिक अधिकार, परंतु प्रश्न में 2 विकल्प चयनित करने हो तो विधिक अधिकार के साथ मूल अधिकार इसका सही उत्तर होगा।
अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लिखित है? ए. सूचना की पारदर्शिता, बी. सूचना का प्रकटन, सी. संसूचित नागरिकता, डी. लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुत्व। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। ए केवल एक, बी ए और बी, सी ए बी सी, डी ए बी सी डी। तो इसका सही उत्तर डी होगा, ए बी सी डी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में सूचना का पारदर्शिता, प्रकटन, संसूचित नागरिकता एवं लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुत्व ये सभी शामिल हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये सरकार के कार्यकारण में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ाना, बी. हमारे लोकतंत्र को ऐसा बनाने ताकि वह वास्तव में लोगों के लिए काम करे, सी. समाज के महिलाओं एवं कमजोर तबकों वर्गों को सशक्त करने के लिए काम करना, डी. नागरिकों को सशक्त करना। तो इसका सही उत्तर सी होगा, समाज के महिलाओं एवं कमजोर वर्गों को सशक्त करने के लिए काम करना। व्याख्या देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार की कार्यशैली में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व बढ़ाना, भ्रष्टाचार रोकना तथा हमारे लोकतंत्र को सही मायने में लोगों के लिए कार्य करने वाला बनाना है। समाज की महिलाओं एवं कमजोर वर्गों को सशक्त करना इस अधिनियम के प्रत्यक्ष उद्देश्य में शामिल नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उसे चुनिए जो प्रावधानित नहीं है। ए. जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं है, बी. आवेदक जो सूचना हेतु अनुरोध करता है उसे सूचना मांगे जाने के कारणों को देना होगा, सी. मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना, डी. प्रत्येक सूचना आयुक्त अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि तथा जब वह 65 वर्ष की आयु का हो जाए दोनों में से जो पहले हो तक पद पर बना रहेगा। आइए व्याख्या देखते हैं। इसमें कोई भी सही विकल्प मेल नहीं खाता है वर्तमान समय के अनुसार। स्पष्टीकरण देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 2 के खंड 6 के उपखंड 2 के अनुसार सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक को सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को सिवाय उसके जो उसके संपर्क करने के लिए आवश्यक हो देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के तहत केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त एवं प्रत्येक सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं प्रत्येक सूचना आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष के स्थान पर केंद्रीय सरकार द्वारा विहित अवधि तत्संबंधी अधिसूचित नियमों के तहत अब 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेष स्थिति के समापन के बाद इसके पुनर्गठन के प्रभावी होने 31 अक्टूबर 2019 के साथ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में भी लागू हो गया है। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है ए 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, बी 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, सी 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, डी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। तो इस वर्तमान समय के अनुसार इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। इसका सही उत्तर 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो निर्धारित कर दिया गया है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता था। वर्तमान में 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो कर दिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? ए. RTI अधिनियम, बी. RTI अधिनियम, सी. मनरेगा, डी. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। तो इसका सही उत्तर बी होगा, RTI अधिनियम। मजदूर किसान शक्ति संगठन की स्थापना वर्ष 1987 में अरोड़ा राय, निखिल डे, शंकर सिंह आदि सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से की गई थी। इस संगठन को विशेष रूप से सूचना अधिकार हेतु संघर्ष एवं जन आंदोलन के लिए जाना जाता है। भारत में सूचना के अधिकार हेतु जन आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1990 से मानी जाती है, जबकि MKSS ने राजस्थान सरकार से अकाल राहत कार्यों और दी जाने वाली मजदूरी के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर सफल संघर्ष किया था। सूचना के अधिकार अधिनियम को लाने में भी इस संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अगले प्रश्न को देखते हैं।
निम्न में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? ए. लिली थॉमस बनाम भारत संघ, बी. नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, सी. नमित शर्मा बनाम भारत संघ, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। नमित शर्मा बनाम भारत संघ वाद सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। कारण, इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है। दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी. ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी. ए सही है परंतु आर गलत है। डी. ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही उत्तर बी होगा, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम में सामान्यतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व के मनोभाव में वृद्धि हुई तथा अभी भी इस दिशा में काफ़ी कुछ किया जाना शेष है। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है। ए. सार्वजनिक अधिकारों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच, बी. सूचना रखने वाले व्यक्ति जनसाधारण को सूचना उपलब्ध कराए, सी. सरकार सार्वजनिक स्थान पर सूचना उपलब्ध कराए, डी. पुलिस को अपराधियों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो इसका सही उत्तर ये होगा, सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच। सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2 के अनुसार सूचना के अधिकार का अभिप्राय किसी लोक पदाधिकारी द्वारा नियंत्रित सूचनाओं तक पहुंच से है। सूचना के अधिकार के तहत अभिलेखों, दस्तावेजों एवं कार्यों का निरीक्षण किया जा सकता है एवं सामग्री का नमूना लिया जा सकता है। किस उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए? ए. कोलकाता उच्च न्यायालय, बी. बम्बई उच्च न्यायालय, सी. इलाहाबाद उच्च न्यायालय, डी. मद्रास उच्च न्यायालय। तो इसका सही उत्तर डी होगा, मद्रास उच्च न्यायालय। मद्रास उच्च न्यायालय की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने सितंबर 2014 में अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा था कि आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सम्मिलित नहीं है? ए. विभाग और अभिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण, बी. सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित करना, सी. किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा, डी. अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान। तो इसका सही उत्तर डी होगा, अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में सम्मिलित नहीं है। विभाग अथवा अभिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण, सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित करना तथा किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा करना नागरिक अधिकार पत्र सिटीजन चार्टर के मूल तत्वों में शामिल है, किंतु अभिकरण के कार्य का निरीक्षण इसका प्रावधान इसमें शामिल नहीं है। भारत में सार्वजनिक सेवाओं के संदर्भ में नागरिक अधिकार पत्र की संकल्पना को सर्वप्रथम मई 1997 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न राज्यों, संघीय क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में अपनाया गया। राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी वन्य अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी है? ए. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, बी. पंचायती राज मंत्रालय, सी. ग्रामीण विकास मंत्रालय, डी. जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर डी होगा, जनजातीय कार्य मंत्रालय। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय अभिकरण यानी नोडल एजेंसी है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों तथा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा? ए. राज्य वन विभाग, बी. जिला कलेक्टर या उपायुक्त, सी. तहसीलदार या खंड विकास अधिकारी या मंडल राजस्व अधिकारी, डी. ग्राम सभा। तो इसका सही उत्तर डी होगा, ग्राम सभा। अनुसूचित जनजाति एवं पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 की धारा 6(1) के अनुसार ग्राम सभा व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा
दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने हेतु प्राधिकारी है। इसके बाद तहसील और जिला स्तर पर इनकी जांच की जाती है। राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था या हुए थे? पहला, स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। दूसरा, अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के अनुरूप। तीसरा, अनुच्छेद 243(a) के अंतर्गत उल्लिखित ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों के अनुरूप। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर ए होगा, केवल 1। राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार, जो जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का भाग है, के अनुरूप है। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन अक्टूबर 2010 में किया गया है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना हुई थी। ए 2007 में, बी 2008 में, सी 2009 में, डी 2010 में। तो इसका सही उत्तर डी होगा, 2010 में। राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? ए 30 दिन, बी 45 दिन, सी 60 दिन, डी 90 दिन। तो इसका सही उत्तर डी होगा, 90 दिन। राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिन के भीतर अपील दायर कर सकता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, इसको ब्रिटिश शासकों ने बनाया था। बी, इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना था। सी, यह भारत के संसद के अन्य अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है। डी, इसका कार्यान्वयन विवादित हो गया था। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना नहीं था। आइए व्याख्या देखते हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 का उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना नहीं था, बल्कि उसका उद्देश्य सार्वजनिक संस्थानों, संगठनों और कंपनियों तथा तत्संबंधी उद्देश्यों भूमि अधिग्रहण के लिए कानून बनाना था। यह अधिनियम 1 मार्च 1894 को अस्तित्व में आया था। यह अधिनियम को भारत की संसद द्वारा बनाए गए 2013 के अधिनियम भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 से प्रतिस्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है? पहला, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। दूसरा, बोनस भुगतान अधिनियम। तीसरा, संविदा श्रम अधिनियम। चौथा, समान पारिश्रमिक अधिनियम। दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट: ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 2 और 4, डी 1, 2, 3, 4। तो इसमें हमारा सही उत्तर सी होगा, 1, 2 और 4। मजदूरी संहिता द कोड ऑफ वेगस 2019 में 4 श्रम अधिनियमों यथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मजदूरी समुदाय अधिनियम 1936, बोनस समुदाय अधिनियम 1965, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को शामिल किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? ए, कंपनी अधिनियम 2013, बी, भारतीय संविदा अधिनियम 1870, सी, साझेदारी अधिनियम 1932, डी, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। इसमें बी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, भारतीय संविदा अधिनियम 1870। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में हुआ था, बाकी सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। कंपनी अधिनियम 2013, भारतीय संविदा अधिनियम 1872, साझेदारी अधिनियम 1932, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अधिनियम और वर्ष दिए गए हैं। ए, राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, सी, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908, डी, समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन ए होगा, राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 से संबंधित नहीं है। यह अधिनियम 1907 में लाया गया था। अगला प्रश्न, आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था। ए, 2006 में, बी, 2003 में, सी, 2005 में, डी, 2009 में। तो इसका सही उत्तर सी होगा, 2005 में। आपदा प्रबंधन एक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट को
वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा देश में प्राकृतिक या मानव जनित आपदाओं के कुशल प्रबंधन और इससे जुड़े मामलों को अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम हेतु विधेयक राज्यसभा द्वारा 28 नवंबर 2005 को तथा लोकसभा द्वारा 12 दिसंबर 2005 को पारित किया गया। 23 दिसंबर 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के पश्चात यह अधिनियमित हुआ। इसके तहत राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तरों पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की व्यवस्थित संरचना का प्रावधान किया गया है। भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ। ए 2001 में, बी 2005 में, सी 2009 में, डी 2013 में। तो इसका सही उत्तर बी होगा 2005 में। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेनाध्यक्ष कौन है? ए प्रधानमंत्री, बी गृह मंत्री, सी रक्षा मंत्री, डी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। तो इसका सही उत्तर ये होगा प्रधानमंत्री। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है। उक्त अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण में एक अध्यक्ष तथा 9 से अनधिक सदस्य होते हैं। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक अधिकार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ? पहला, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, दूसरा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, तीसरा शत्रु संपत्ति या एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968, चौथा एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897। दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए 1, 2 और 3, बी 2, 3, 4, सी 2 और 4, डी 1, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर सी होगा 2 और 4। कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु लगाए गए लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक अधिकार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 तथा एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897 से प्राप्त हुआ। कोविड-19 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महामारी घोषित किए जाने के बाद 11 देश में इसके बढ़ते संक्रमण को रोकने हेतु केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2020 को महामारी अधिनियम 1897 को लागू करने का निर्णय लिया। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? ए 1976 में, बी 1980 में, सी 1983 में, डी 1988 में। तो इसका सही उत्तर बी होगा 1980 में। वनों के संरक्षण तथा उससे संबंधित अथवा उससे आनुषंगिक या प्रासंगिक विषयों का उपबंध करने वाले इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वन संरक्षण अधिनियम 1980 है। यह 25 अक्टूबर 1980 से प्रभावी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता। दूसरा, राज्य निजी निगमों कॉरपोरेशन से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। तीसरा, आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। चौथा, आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ए केवल 1 और 4, बी केवल 2 और 4, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर बी होगा केवल 2 और 4। उच्च न्यायालय ने वर्ष 2018 के अपने महत्वपूर्ण निर्णय जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद में उल्लेखित किया है कि आधार मेटा डेटा को 6 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता। यह निर्णय आधार प्रमाणीकरण विनियमन 2016 में वर्णित 5 वर्षों तक इसे सुरक्षित संग्रहित रखने के प्रावधान को गलत ठहराता है। इस प्रकार कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार राज्य निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य नहीं है, बल्कि केवाईसी मानकों के संदर्भ में इसका स्वैच्छिक रूप से उपयोग किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी कथित किया कि भारत की संचित निधि से वित्तीय प्राप्त करने वाली कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा लक्षित लाभार्थियों तथा हित लाभ पहुंचाने के लिए आधार का उपयोग आधार अधिनियम की धारा 7 के तहत विधि सम्मत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, शिक्षा का अधिकार। आरटीई अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने हेतु अर्ह होने के लिए किसी व्यक्ति से में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। दूसरा, आरटीई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तीसरा, भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के अधीन हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ए 1 और 2, बी केवल 2, सी 1 और 3, डी केवल 3। तो इसका सही उत्तर भी होगा केवल 2। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा 5 अप्रैल 2010 को जारी अधिसूचना के तहत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र व्यक्तियों के न्यूनतम अर्हताओं का निर्धारण करने वाली शैक्षिक प्राधिकरण के रूप में प्राधिकृत किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यदि सरकारों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों अथवा विद्यालयों द्वारा विज्ञापन जारी कर अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, ऐसी स्थिति में नियुक्तियां राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण विनियम 2001 समय पर यथा संशोधित के अनुसार की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान में भारत में लगभग 90% अध्यापक शिक्षा संस्थान निजी क्षेत्र के तहत हैं। अगला प्रश्न, राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत होती है? ए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, बी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2019, सी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2020, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ही होगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 16 के तहत होती है। इस अधिनियम की धारा 16 के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण और उसका पुनर्विलोकन करने के प्रयोजनों के लिए एक राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगी। भारत में जिले स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए राज्य सरकार यदि उपयुक्त समझे तो वह जिले में एक से अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकती है। बी जिला फोरम की कोई एक सदस्य महिला होनी चाहिए। सी जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है जिनमें माल या सेवाओं का कुल मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता। डी उपभोक्ताओं के हितों का सामान्य प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य सरकार जिला फोरम के सम्मुख बेचे हुए या माल दी गई सेवाओं के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकती है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन गलत है, बाकी शेष तीनों कथन सही हैं। आइए व्याख्या देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है जिनमें माल या सेवाओं का कुल मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक न हो। 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ रुपए तक के मूल्य की माल या सेवाओं से संबंधित शिकायतों की सुनवाई राज्य आयोग द्वारा की जाती है, जबकि 1 करोड़ से ऊपर तक के माल या सेवाओं की कुल मूल्य की सुनवाई राष्ट्रीय आयोग करता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले अध्याय में हम सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। धन्यवाद।